छठा। दो शीर्ष 20 स्वर्गीय निवास शिष्यों ने एक ही समय में आश्चर्यचकित होकर कहा। मार्शल हाउस मास्टर ने लिन मिंग को शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन केवल 2 महीने में ही वह छठे स्थान पर पहुंच गए थे। क्या ये मजाक था? यहां तक कि वे दोनों, हालांकि वे लिन मिंग के बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन मिंग शीर्ष 10 में पहुंचेंगे, लेकिन फिर छठे स्थान पर पहुंचने का रास्ता भी खत्म कर दिया। यहां तक कि ह्यूमन हॉल की कट्टर युवा महिला प्रशिक्षु ने भी अपनी आंखें मल लीं, जैसे उसकी दृष्टि में कुछ गड़बड़ हो गई हो। लिन मिंग को पुरस्कार मिलने से पहले 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने जिस कठिनाई की सीमा के लिए कार्य निर्धारित किए थे, वह कल्पना से परे कठिन था। शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए 3 महीने, झांग गुआन्यू को हराने के लिए 4 महीने, ताको को हराने के लिए 5 महीने, लिंग सेन को हराने के लिए 6 महीने। ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि पुरस्कारों की यह सूची महज लिन मिंग का मजाक उड़ाने वाली थी, लेकिन वर्तमान परिणाम ये था कि जब लिन मिंग की बात आई, तो 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने जिस कठिनाई पर पुरस्कार निर्धारित किया था वह बहुत कम था। लिन मिंग को 3 महीनों में शीर्ष 10 में आगे बढ़ाने के लिए वे बस लिन मिंग को नीची दृष्टि से देख रहे थे। अब लिन मिंग को छठे स्थान पर पहुंचने में केवल 2 महीने लगे थे। क्या यह स्वयं को शर्मिंदा करना नहीं था? अब लिन मिंग के लिए झांग गुआन्यू को हराना बेहद संभव था। लिन मिंग के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मुख्य शिष्य होने की एकमात्र आवश्यकता ये थी कि वह 16 वर्ष से अधिक उम्र से पहले मांसपेशियों को बदलने के चरम चरण तक पहुंच जाए। अब सभी को इस परीक्षा की चिंता नहीं रही। यह कठिनाई लिन मिंग के लिए बहुत कम थी। अर्थात, चाहे लिन मिंग भविष्य में ताकू या लिंग सेन को हरा सके या नहीं, उसका पहले से ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मुख्य शिष्य बनना और पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंचना तय था। वह कई वर्षों तक 7 प्रोफाउंड वैलीज के मुख्य संप्रदाय में जाता रहा और आसानी से हॉटियन चरण तक पहुंच गया। फिर जब तक लिन मिंग की इच्छा थी, वह स्काई फॉर्चून किंगडम में लौट सकता था और 7 प्रोफाउंड एनवॉय या 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर बन सकता था। उस समय स्काई फॉर्चून किंगडम लिन मिंग का बगीचा बन जाएगा और वह जो चाहे कर सकता था। इससे कितने लोगों को, कितने परिवारों को रक्तस्राव की मात्रा से ईर्ष्या होने लगी। लिन मिंग भी बहुत छोटी थी। 30 वर्ष की आयु से पहले उनके पास हॉटियन चरण में कदम रखने की पूरी संभावना थी। फिर वह अपनी युवावस्था के 200 साल लापरवाही से और स्वतंत्र रूप से बिता सकता था, क्योंकि अनगिनत परिवारों और प्रमुख शक्तियों ने उसकी चापलूसी करने और उसका समर्थन करने की कोशिश की थी। असंख्य सुंदर युवा लड़कियां उससे विवाह करना चाहेंगी, यहां तक कि शाही राजकुमारियां और बाई जिन्योन और मुरोगजी जैसी घमंडी महिलाएं भी उसकी आज्ञा और बुलावे पर होती थीं। ये न केवल अब की खूबसूरत महिलाएं थीं, बल्कि कई दर्जन साल बाद या 100 साल बाद की खूबसूरत महिलाएं भी आसानी से मिल जाएंगी। इसकी तुलना में यह एक नश्वर सम्राट होने से भी सैकड़ों गुना बेहतर था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अधिकांश पुरुष शिष्यों के लिए यह बस जीने का शिखर था, जीवन का शिखर। लिन मिंग ने रैंकिंग स्टोन को देखा और समझा कि वह ऐसा परिणाम क्यों हासिल कर पाया। पहला कारण यह था कि वह ऑल टाइम मसल स्टेज तक पहुंच गया था, इसलिए उसका असली सार और ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। दूसरा कारण यह था कि उन्होंने हवा की अवधारणा को समझ लिया था और गति क्षमता, गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड को सफलतापूर्वक सीख लिया था। अतीत में लिन मिंग शायद ही कभी युद्ध में आगे बढ़े थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दुश्मन कितना आक्रामक था या उनकी हत्यारी चालें कितनी खतरनाक थीं, लिन मिंग कभी बच नहीं पाया। उनकी लड़ने की पद्धति कठोरता की लड़ाई में दुश्मन का पूरी तरह से सामना करना था। अगर वह मजबूत है, तो मैं मजबूत हूं। एक युद्ध में लिन मिंग की आभा एक पहाड़ की तरह गतिहीन थी जो अनादिकाल से अस्तित्व में थी, मानो वह मूसलाधार रूप से बढ़ती नदी में गुजरती हुई केबल हो।
लिन मिंग अपनी साधना पद्धति में बड़ी सफलता के चरण तक पहुंचने के बाद अब तक केवल झू यान ही था जो उसे वापस लाने में सक्षम था। लड़ने के इस तरीके का कारण मुख्य रूप से यह था कि लिन मिंग की ताकत कितनी दुर्जेय थी और उसका असली सार कितना जोरदार था। बेशक जिस चीज में उन्होंने सबसे अधिक महारत हासिल की वह दुश्मन से सीधे मुकाबला करना था, लेकिन दूसरा कारण यह था कि लिन मिंग की गति उतनी तेज नहीं थी। उनकी आक्रमण गति काफी तेज थी, लेकिन उनके शरीर की गति वास्तव में फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक पर निर्भर थी। आखिरकार फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक आंदोलन मैनुअल में सबसे बुनियादी थी। लिन मिंग ने इस फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक को विकसित करने में ज्यादा समय या प्रयास नहीं लगाया था। इस प्रकार चपलता के मामले में लिन मिंग की उपलब्धियां सीमित रह गई थीं। यदि वह केवल आगे बढ़ता तो अपनी शारीरिक शक्ति और जोरदार सच्चे सार पर भरोसा करके लिन मिंग एक निश्चित गति तक पहुंच सकता था। लेकिन अगर उसे अजीब कोणों पर चलना होता, अनियमित गतिविधियों में इधर उधर भटकना होता, तो वह इस पहलू में उत्कृष्ट नहीं होता। लेकिन गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉइड इस कमी को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम था। अब जब उसने हवा की अवधारणा को समझ लिया था, चाहे वह रैखिक वेग हो या उसकी चाल कितनी तेज हो, लिन मिंग पहले से ही उसी खेती में मार्शल कलाकारों से कहीं बेहतर थे। वह हवा में रुकने तक भी उड़ सकता था और फिर दिशा बदल सकता था। इन हलचलों ने हवा में भौतिकी के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया। वह जैसा था उसमें अद्भुत शारीरिक शक्ति थी और उसके शरीर का असली सार आश्चर्यजनक रूप से मोटा और शुद्ध था। इस बीच वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे जिनके पास फ्लो लाइक सिल्क की भयानक क्षमता और गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉर्ड की भूतिया गति थी। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? इन सभी कौशलों के साथ वह कितना शक्तिशाली था, इसका वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे। अभी मेरी ताकत के साथ मुझे नहीं पता कि मैं झांग गुआन्यू से कितना बदतर हूं। यदि मैं कमजोर हूं तो मैं कितना कमजोर हूं। मैंने सुना है कि चौथी रैंक के बाद से चौथी रैंक और झांग गुआन्यू की तीसरी रैंक के बीच अत्यधिक असमानता थी। रैंकिंग स्टोन पर चौथी रैंक और तीसरी रैंक समान स्तर के करीब भी नहीं थी। इस बार लिन मिंग अपने स्कोर को अधिकतम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अन्यथा अपने गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉर्ड मूवमेंट के साथ वह आसानी से चारों ओर उड़ सकता था और बोन फोजिंग चरण में दुश्मनों को मार सकता था और अपने स्कोर को काफी बढ़ा सकता था। वह रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच सकता था और यहां तक कि उसके तीसरे स्थान पर पहुंचने की भी संभावना थी। हालांकि रैंकिंग का मतलब सब कुछ नहीं है। भले ही लिन मिंग की रैंक झांग गुआन्यू से आगे निकल जाए, इसका कोई मतलब नहीं होगा। झांग गुआन्यू को आखिरी बार 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेने के बाद से बहुत लंबा समय हो चुका था। क्राउन प्रिंस की जानकारी के अनुसार झांग गुआन्यू ने वर्तमान में दिव्य बबूल शक्ति की खेती की थी और उनकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। अभी मैं झांग गुआन्यू से कमतर हूं। मुझे नहीं पता कि उससे आगे निकलने में कितना समय लगेगा। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर ने मुझे झांग गुआन्यू को चुनौती देने के लिए 4 महीने का समय दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 3 महीने में ही ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। लिन मिंग ने झांग गुआन्यू को हराना एक बड़ी समस्या नहीं माना। लिन मिंग, बधाई हो, किन जिंगसुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वेदी से बहुत दूर नहीं खड़ी थी और रैंकिंग स्टोन में बदलाव देख रही थी। न केवल शीर्ष 10 में बल्कि छठे स्थान की रैंकिंग भी। वास्तव में कुछ ऐसा नहीं जिसकी मुझे उम्मीद थी, बाई जिन्युन ने कहा और वह भी आगे बढ़ती हुई लिन मिंग की ओर लगातार देखते हुए पलकें झपकाने लगी। उसने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में लिन मिंग की वृद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी। हालांकि मुरोगजी की मानसिक स्थिति बहुत बेहतर थी। उसने दूर से रैंकिंग स्टोन पर नजर डाली और फिर लिन मिंग की ओर देखा, क्योंकि वह किन जिंगसुआन और बाई जिन्युन से दोस्ताना तरीके से बात कर रहा था।
वह धीमी आवाज में बोली, खेत के जानवर होते हैं, सिर्फ उन्हें देखकर किसी व्यक्ति का आकलन करना असंभव है। 10,000 किलिंग एरे का दूसरा दौर हमेशा की तरह जारी रहा। हालांकि वास्तव में इस पर किसी का ध्यान नहीं था। यदि कुछ शिष्यों ने पहले ही डाउन पेमेंट के रूप में एक सच्चा सार पत्थर रख दिया होता, तो वे मूल्यांकन से गुजरना भी नहीं चाहते होते। जैसे ही मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू हुआ, लंबा नीला गाउन पहने एक बूढ़ा व्यक्ति 10,000 किलिंग एरे के एशलो स्क्वायर में चला गया। बूढ़ा चुपचाप प्रकट हुआ। बहुत से लोगों को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि वह वहां था। ऐसा लग रहा था मानो वह हमेशा वहीं खड़ा रहा हो और किसी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया हो। लिन मिंग अचानक शुरू हो गई। यह पहली बार था कि उसने इस नीले गाउन पहने बूढ़े आदमी को देखा था। ये शख्स कहीं से भूत बनकर सामने आ गया था। लिन मिंग अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। इस बूढ़े आदमी पर लिन मिंग को एहसास हुआ कि उसकी सांसें मुई से भी ज्यादा मजबूत थीं। नमस्कार, वरिष्ठ। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन था, लेकिन इस समय 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में उपस्थित होने के लिए उसे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शीर्ष बुजुर्गों में से एक होना चाहिए। यह भी संभव था कि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर था। किन जिंगसुआन ने इस बूढ़े व्यक्ति की खोज लगभग उसी समय की थी जब लिन मिंग ने की थी। इस बूढ़े आदमी को देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और तुरंत झुककर बोली, प्रणाम, मार्शल हाउस मास्टर। वह आदमी हंसा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यंग चाइल्ड जिंगसुआन, आपके शब्द काफी मधुर हैं। मैं कौन सा मार्शल हाउस मास्टर हूं? मैं तो सिर्फ एक डिप्टी हूं। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक मार्शल हाउस मास्टर और 2 डिप्टी मार्शल हाउस मास्टर थे। हालांकि किन जिंगसुआन को हमेशा डिप्टी मार्शल हाउस मास्टर्स का अभिवादन करने में अजीब लगता था, इसलिए उसने उन्हें मार्शल हाउस मास्टर के रूप में अभिवादन करना समाप्त कर दिया। लिन मिंग का दिल थोड़ा ठंडा था। ये पता चला कि यह बूढ़ा व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का डिप्टी मास्टर था, फिर भी वह चरम हॉटियन चरण की ताकत हासिल करने में कामयाब रहा था। यदि डिप्टी हाउस मास्टर के पास ऐसी शक्ति थी, तो मार्शल हाउस मास्टर निश्चित रूप से अधिक मजबूत था। हालांकि चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों, उनके लिए जियांटियन स्टेज मास्टर बनना असंभव होगा। मार्शल हाउस मास्टर को भी हॉटियन स्तर के चरम पर होना चाहिए। चरम हॉटियन चरण में ऐसे लोग भी थे जो कमजोर थे और जो मजबूत थे। जैसे ही किन जिंगसुआन ने इस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया, उपस्थित शिष्यों ने भी सुना। उन्होंने सोचा नहीं था कि यह बूढ़ा व्यक्ति जो अचानक कहीं से आया था, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का डिप्टी मास्टर होगा। अचानक इन शिष्यों को एक ही बार में भावनाओं का झरना महसूस हुआ। वे एक ही समय में घबराए हुए, उत्साहित, आश्चर्यचकित और डरे हुए थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी आम आदमी ने अचानक सम्राट को आते देखा हो। उन्हें डर होगा कि वे नहीं जानते कि उचित शिष्टाचार क्या है, लेकिन उनकी उपस्थिति में होने से वे उत्साहित और सम्मानित भी महसूस करते हैं। आखिरकार सामान्य व्यक्ति के लिए सम्राट एक महान चरित्र था। इन निम्न क्रम के शिष्यों के लिए मार्शल हाउस मास्टर और डिप्टी मार्शल हाउस मास्टर अपनी गतिविधियों में मायावी और गुप्त थे। कोई उनकी उपस्थिति को महसूस करेगा, लेकिन उन्हें देख नहीं पाएगा। ऐसे कई स्वर्गीय निवास शिष्य थे जो 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अपने पूरे 5 वर्षों में मार्शल हाउस मास्टर की एक झलक भी नहीं देख पाए थे। डिप्टी हाउस मास्टर स्वयं आए थे। वह मार्शल हाउस का डिप्टी हाउस मास्टर है। वह वास्तव में एक सच्चा गुरु है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह प्रकट हुआ है। डिप्टी हाउस मास्टर यहां क्यों आएंगे? क्या ये लिन मिंग को बधाई देना होगा? मुझे शक है, लेकिन अगर यह सच है, तो इस बार लिन मिंग का चेहरा बहुत शानदार है। यहां तक कि अगर कोई नया सम्राट सिंहासन पर बैठा, तो मार्शल हाउस मास्टर को ताजपोशी समारोह में शामिल होने के लिए कहना बहुत मुश्किल होगा।
जब लोग असमंजस में अटकलें लगा रहे थे, इसी समय नीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक बहुत लंबा बक्सा निकाला। सीधा खड़ा यह बक्सा बूढ़े आदमी से भी ऊंचा था। यह लगभग 10 फीट ऊंचा था। बक्सा चंदन की लकड़ी से बना था। यह बहुत पुराना लग रहा था और इसमें देहाती लकड़ी की हल्की हल्की गंध आ रही थी। जैसे ही लिन मिंग ने इस लंबे बक्से को देखा, उसके दिल में एक हल्का सा अनुमान लगा। निश्चित रूप से जब बूढ़े व्यक्ति ने बक्सा खोला तो अंदर एक लंबा रेशमी कपड़ा निकला। रेशम के बीच चांदी की किसी चीज की हल्की सी चमक थी। निःसंदेह यह एक भाला था जो रेशम में लिपटा हुआ था। भारी गहन शीतल भाला। नीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, यह भाला उठाओ और देखो। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली, रेशमी कपड़े का आवरण उतार दिया और भारी गहरा मुलायम भाला अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसके हाथ ने भाले की शाफ्ट को छुआ, लिन मिंग को तुरंत ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कि यह भाला उसके मांस और रक्त से जुड़ रहा हो। यह अत्यंत भारी अनुभूति थी। वजन 1000 जिन्स से ऊपर होना चाहिए। भाले के चारों ओर चमकीली चांदी थी, यहां तक कि भाले का सिरा भी चांदी की तरह चमक रहा था। भाले का ब्लेड पतला, ठंडा और बहुत तेज था। भाले की शाफ्ट लोचदार थी, लेकिन इसे हिलाने के लिए वास्तव में पेनिट्रेटिंग रेनबो भाले की तुलना में अधिक मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती थी। यह स्पष्ट था कि हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर का अंतर्निहित तनाव और प्रहारक बल गहरे बैंगनी लोचदार लोहे की तुलना में बहुत अधिक था। भाले की शाफ्ट के इस हल्के ठंडे निशान को महसूस करते हुए लिन मिंग ने स्पष्ट रूप से भाले की शाफ्ट पर थोड़ी उभरी हुई निशान रेखाओं को महसूस किया। वे बिल्कुल पानी की लहरों की तरह थे और स्पर्श करने पर सुखद लगते थे। इस प्रकार के निशान किसी की पकड़ को फिसलने से रोकने के लिए नहीं थे, बल्कि वे एक रिफाइनर मास्टर के थे जिन्होंने इसे शाफ्ट के बैरल पर अंकित किया था। ये रेखाएं पहले से ही भाले के शाफ्ट में प्रवेश कर चुकी थीं और एक शिलालेख प्रतीक के समान थीं। वे लंबे समय से भाले के साथ एक कार्बनिक पूरे में विलीन हो गए थे। इन पंक्तियों पर भरोसा करते हुए इसने किसी को अपना असली सार भाले में डालने और उसे पूरे क्षेत्र में प्रसारित करने में सक्षम बनाया। अंततः इसे एक मध्यम श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने में बदल दिया।